एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 17th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी की तैयारी काफी आसानी से हो जाएगी और काफी आसानी से आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आपका पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस। थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट कमीशन 5 मेंबर बॉडी नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। यूनियन होम मिनिस्टर इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब होगा, शेड्यूल के बारे में, जनरल इलेक्शन का भी और बाई इलेक्शन का भी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड गलत है तो आपके ऑप्शन ए, बी और सी तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका आंसर होता है डी। अगर आपको तीसरे स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको सिर्फ यह भी पता चल जाता कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो आप आराम से ए, बी और सी को एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको फर्स्ट एंड थर्ड नहीं भी पता था तो यूपीएससी के पेपर में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आप एक स्टेटमेंट की मदद से ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं या नहीं, जैसे कि यहां हो रहा है। सिर्फ अगर आपको एक स्टेटमेंट पता था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाते। देखिए ऐसे ही आपको डरना नहीं है स्टेटमेंट देख के, आपको जस्ट देखना है कि क्या एक स्टेटमेंट से भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप एलिमिनेट कीजिए और टिक कीजिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन के डिटेल को जानते हैं। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली एस्टैब्लिश किया गया है भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है। उसमें कहा गया है द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, the office of president of India and the office of vice president of India shall be vested in the election commission। मतलब यह है कि जो भी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट के ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का इलेक्शन होगा, उसका कंट्रोल और उसका डायरेक्शन सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा तय किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया बॉडी है, मतलब यह है कि सेंटर के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक ही बॉडी है, ये दोनों के लिए कॉमन बॉडी है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज यहां महत्वपूर्ण है कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। तो इस डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 324 के प्रोविजंस को देखते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है। सबसे पहली बात उसमें कही गई है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, साथ ही साथ उनमें कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे जिनका नंबर प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाएगा समय के अनुसार। तो इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा उसमें बात कहा गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तीसरी बात उसमें कही गई है व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मतलब यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन में एक से ज्यादा मेंबर होगा तो उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उसके चेयरमैन होंगे। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगली बात कही गई है द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इलेक्शन
की ड्यूटी के लिए हमें ज़्यादा कमिश्नर्स की जरूरत है तो वो रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविजन है, इसे आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगली बात है द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब यह है कि जो भी ऑफिस है इलेक्शन कमिश्नर्स का, उसका टेन्योर और सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसके सारे प्रोविजन को आप ध्यान रखिए, इससे डायरेक्टली सवाल आ सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर थे, सिंगल मेंबर बॉडी थी यह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें बस हुआ करते थे। लेकिन 1989 में 2 और कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई, फिर वह 3 मेंबर बॉडी हो गया। फिर इस पोस्ट को 1990 में अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन 1993 में फिर से 2 और कमिश्नर को नियुक्त किया गया। तब से लेकर आज तक यह मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इन तीनों की सैलरी इक्वल होती है और जो भी पावर है वो भी इक्वल होता है। इन्हें जो भी अनाउंसेस दिए जाते हैं वो सब इक्वल दिया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में ऐसे सवाल बन सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच अगर किसी तरह का कोई मतभेद होता है तो मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि अगर 3 लोग हैं तो 2 लोग जिसके पक्ष में होंगे उस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो 6 ईयर का होता है या वो 65 ईयर एज के हो जाते हैं, तो दोनों में से जो पहले होता है वो उनका टेन्योर होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अपने सर्विस के दौरान कभी भी रेजिग्नेशन देके हट सकते हैं अपने पद से बिना उनके टर्म एक्सपायर होने के। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करे, इसके लिए आर्टिकल 324 में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, उसे समझते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है एक्सेप्ट सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। वो प्रोविजन यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट इस रेजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे, तब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये काफी डिफिकल्ट होता है, तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस नहीं सर्व करते हैं, ऑल्दो उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रीलिम्स में सवाल आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व नहीं करते हैं। साथ ही साथ सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड। मतलब यह है कि उन्हें जब अपॉइंट कर दिया गया तो उसके बीच में, उनके कार्यकाल के बीच में उनका सर्विस कंडीशन चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। और जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर होंगे उन्हें भी नहीं हटाया जा सकता है एक्सेप्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उसे रिकमेंड करते हैं तब। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे उन्हें हटाया जा सकता है, ऐसे उन्हें भी नहीं हटाया जा सकता है। तो इस तरह ये सारे प्रोविजन के अंतर्गत इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। इलेक्शन कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसे डिटेल से समझते हैं। किसी भी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज का टेरिटोरियल एरिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और उसका बेसिस होता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल्स है उसे पीरियोडिकली इलेक्शन कमीशन रिवाइज करता है, और जो भी वोटर रजिस्टर्ड हैं उन्हें एलिजिबल बनाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। तो इसी पर आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन के डेट्स एंड शेड्यूल्स भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, नोटिफाई किए जाते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है, उनके लिए सिंबल एलोकेट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसे आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में इलेक्शन कमीशन कोर्ट का काम करता है। साथ ही साथ अगर सिंबल एलोकेशन के केस में भी कोई डिस्प्यूट है तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये जो भी इलेक्शन में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फंक्शन है।
कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रोस्टर होता है पब्लिसिटी का, उसे भी प्रिपेयर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के केस में। ये काफी महत्वपूर्ण फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन गवर्नर को भी एडवाइस करता है जब हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन का केस आता है तब। अगर किसी भी इलेक्शन में किसी तरह का कोई वायलेंस होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है, रिगिंग होती है, तो उस केस में इलेक्शन को कैंसिल करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इलेक्शन की ड्यूटी में ज्यादा स्टाफ लगेंगे तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिक्वेस्ट भी करता है स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में हो, उसे ओवरऑल सुपरवाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। किसी तरह से इलेक्शन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और इलेक्शन फ्री होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना है। अगला जो फंक्शन है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट whether election can be held in state under president's rule in order to extend the period of emergency after 1 year। यह प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस केस में इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एक काफी महत्वपूर्ण फंक्शन है। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट्स देम टू द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। जो भी पार्टीज चुनाव लड़ती हैं उनके वोट के शेयरिंग के बेसिस पे ये उन्हें स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज का दर्जा देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन सारे फंक्शन को आप ध्यान से याद रखें, बिकॉज इसमें से कोई भी फंक्शन आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। अभी जो हमने डिस्कस किया, इसी पे यूपीएससी ने 1995 में काफी अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। आपका ऑप्शन ए है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। आपका ऑप्शन बी है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री एट सेंटर एंड होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इलेक्शन से रिलेटेड वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये भी गलत है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, तो ये आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। फिर अगला है, बोथ the exercises of making recommendation for election and the issuing of notification in respect of it are done by election commission। हमने यह डिस्कस किया है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है, वह रिकमेंड नहीं करता है, तो आपके ये ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। इस तरह से जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होता है। मतलब यह है कि जो इलेक्शन होता है उसे गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और इलेक्शन कमीशन उसी के अकॉर्डिंग डेट इशू करता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, डेट को वो नोटिफाई करता है। काफी अच्छा सवाल था, काफी लोग कंफ्यूज हुए थे ए और डी ऑप्शन में, लेकिन आपको क्लियर रहना है, इसका आंसर ए है। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक और अच्छा सवाल यूपीएससी ने 2002 में पूछा है, इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय इक्वल पावर्स बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर is entitled to the same salary as it provided to a judge of the Supreme Court। थर्ड स्टेटमेंट है, the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like ground as a judge of the Supreme Court। अगला स्टेटमेंट है, the terms of office of election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the date he attained the age of 62 years whichever is earlier। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों के पास इक्वल पावर है और दोनों इक्वल सैलरी रिसीव करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर चौथे स्टेटमेंट को देखते हैं, द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 ईयर। ये गलत है, अभी हमने डिस्कस किया है, ये 6 ईयर होता है और
वो अगर 65 साल का एज अचीव कर लेते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपका फर्स्ट और 4 गलत है तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड और थर्ड नहीं भी पता है तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको गलत स्टेटमेंट पता है तो। सेकंड और थर्ड बिल्कुल ही सही है। इलेक्शन कमिश्नर को जो सैलरी मिलती है वो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल मिलती है और उन्हें उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका आंसर होता है बी। काफी अच्छा सवाल था, इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ ए डेफिनेट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया है। अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया है। तो आपका आंसर होगा सी, इलेक्शन कमीशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड यूपीएससी ने एक काफी अच्छा सवाल 2004 में पूछा है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड है गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन। फोर्थ है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अभी हमने जो फंक्शन डिस्कस किया है उसमें यह फंक्शन नहीं था। जो फाइनल वर्डिक्ट्स है डिस्प्यूट से रिलेटेड वह नहीं दे सकता है। इसका जो जजमेंट होता है और इसका जो भी फैसला होता है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वो फाइनल नहीं होता है। तो जो आपका स्टेटमेंट 4 है यह गलत हो जाता है। अगर स्टेटमेंट 4 गलत होता है तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। फिर आपके पास ए और सी बचते हैं। इसमें 1 और 3 कॉमन है, बस 2 बचता है जिसके बारे में आपको सोचना है। तो जो भी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्टोरल रोल है वो प्रिपेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी हमने डिस्कस किया है इसे। तो आपका 1, 2 और 3 करेक्ट है। आपके जो गलत हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए। यह काफी अच्छा सवाल था और काफी कंफ्यूजिंग था, बिकॉज कुछ लोगों को लगा कि जो वर्डिक्ट देता है वो फाइनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। तो ये काफी अच्छा सवाल था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने इससे 5 सवाल पूछा है। आप सोचिए सिर्फ एक चैप्टर से, एक छोटे से चैप्टर से 5 सवाल पूछा गया है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अब इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर इन क्वेश्चंस को आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstaff.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।